गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं लास्ट क्लास का। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार रीड करके। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी विद वेलोसिटी v नॉट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। फाइंड आउट ए पार्ट आर मिन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हमने कल पढ़ा था। आर नोट हमने कैलकुलेट भी कर लिया था। बी, सी एंड डी अभी कैलकुलेट करना है। बी वॉज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 2r0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका बी पार्ट और भी अच्छा है। तो कल की यादें ताज़ा करते हैं पहले। ये पॉइंट ए था आपका, ये पॉइंट आपका बी था, सही बोल रहा हूं? ठीक है। और यहां पे कौन था? न्यूक्लियस था। ठीक है। और यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, याद आया? जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? आर मिन बोला था। ठीक है जी। मैंने क्या बताया था? पॉइंट ए पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। इनफैक्ट वैल्यू ही लिख देता हूं। पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ एम वी स्क्वायर थी। ठीक है। एम अल्फा पार्टिकल है। ठीक है जी। ये आपका क्या है? वी नहीं, ये वी नॉट सिंबल ले रखा है कुछ, वी नॉट, वी नॉट। ठीक है जी। और पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। पॉइंट बी पे क्या हुआ था? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई थी पॉइंट बी पे। और इसका अच्छा खासा फॉर्मूला हमने सिखाया था, 4 पाई इप इप एप एप ईपी। कोई इप बोल लेता, कोई एप बोल लेता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। और ये किसके इक्वल था? Q1 Q2 बाय आर। आर, ठीक है। तो यहां मैं आर लिखूंगा और यहां पर आ जाएगा आर मिन। सिर्फ आर, आर स्क्वायर नहीं करते। आर स्क्वायर करोगे तो वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ आर करेंगे। ठीक, चलो आगे देखो। अब क्वेश्चन बदल गया है थोड़ा सा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है बी पार्ट के अंदर 2r मिन कर दिया है। 2r मिन का मतलब क्या है? आर मिन अभी पॉइंट बी पर आ रहा है, तो 2r मिन आपका कहां आ जाएगा? सी पर आ जाएगा। देखो बी पे क्या था? हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी। पॉइंट सी पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। जब आपका अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करके न्यूक्लियस के इतना पास आ जाएगा कि वो रिपल्शन शुरू कर दे, तो उस केस के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही थी। जब आर मिन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही, तो सी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो सी पे आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना है इधर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों नहीं? जब भाई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे आप इतना पास आ जाओगे कि रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, अभी बढ़िया तरीके से आ रहा है, मजेदार तरीके से। वो न्यूक्लियस के जब इतने पास आ जाएगा कि वहाँ से रिपल्शन शुरू हो जाएगी, तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी ना। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो आपका अल्फा पार्टिकल पॉज करेगा, फिर वो पीछे जाएगा ना। हाँ, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये काम होगा, उस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है। सी पॉइंट को तो पॉज ही नहीं करा, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से? मैंने कहा बोला सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या कहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं उसको, सी पे पॉज नहीं कर रहा भाई। उधर यार आपका स्टैटिक चार्ज तो है, स्टैटिक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो लगेगा। स्टैटिक इधर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया था, इसलिए नहीं लग पा रहा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप कॉन्सेप्ट लगा लो, पॉइंट ए पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी का। टोटल पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लिख देते हैं। पॉइंट बी पे, सॉरी पॉइंट बी नहीं, पॉइंट सी। पॉइंट सी पे आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा सी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी
एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है जी, ऐसा होता है। देखो पॉइंट ए पे मेरा जो अल्फा, आपके लिए पॉइंट ए पे जो मेरा अल्फा पार्टिकल था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब आर की वैल्यू इन्फिनिटी, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। आर की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आप रख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगी। नीचे आपने एक बड़ा नंबर रख दिया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो छोटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपका आर इन्फिनिटी नहीं है, आर मिन का ट्वाइस है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बस अब लिख लो। इधर तो आपका पोटेंशियल एनर्जी टाटा बाय बाय हो रखा था, इधर क्या हो जाएगा, हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी, फिर से हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस पॉइंट सी पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है, वो रहा फॉर्मूला Q1 Q2 बाय, इधर K कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली K, और आर मिन आपको रखना है ट्वाइस आर मिन। ठीक है जी, एक में Q1 Q2 की वैल्यू भी पुट करनी है आपको। आर मिन आपने कहाँ निकाला था, ए पार्ट में, तो आर मिन की वैल्यू ए पार्ट से निकाल के डालो। Q1 आपका अल्फा पार्टिकल है, Q2 आपका आई थिंक गोल्ड था, नहीं इस क्वेश्चन में गोल्ड ले रखा है 79। ठीक है ना, तो Q2 हो गया आपका 79E, Q1 आ गया आपका 2E। सारा पुट करो, आर मिन की वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो और निकालना क्या है, वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी करो, अब कैलकुलेशन है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। और मास भी होता है। मास मत रखो, अल्फा एम अल्फा मत रखो, एम अल्फा आपका कटेगा भी, एम अल्फा आपका कटेगा। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया है, इसे फटाफट से स्टार्ट करो, आज बहुत सारा टॉपिक पढ़ना भी हमें। सिंबल्स ठीक से यूज करना भाई, कहीं पता चले कहीं वी लिख दो वेलोसिटी, कहीं वी नॉट लिख दिया, फिर तो सोचते रहोगे तो अलग अलग वेलोसिटी क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर। उधर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। के Q1 की वैल्यू है जी मेरी 2E, Q2 की वैल्यू है जी मेरी 79E। ये समझ आया Q1 Q2 कैसे रखा है मैंने, Q1 Q2 कैसे रखा है। Q1 इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल, Q1 इज बेसिकली अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। Q1 इज बेसिकली चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, Q2 इज बेसिकली 79E चार्ज ऑफ गोल्ड एटम, चार्ज ऑफ गोल्ड एटम। ठीक है जी, ये वो वैल्यू है, डिवाइडेड बाय आपका ट्वाइस। ठीक है जी, अब आप आर मिन की वैल्यू रखो। आर मिन आपने ए पार्ट में निकाला था, कुछ घुस रहा है दिमाग में, आर मिन आपने ए पार्ट में निकाला था, बताना आर मिन की वैल्यू। 316 ई स्क्वायर, एम अल्फा ऊपर है तो बोलो ना, डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना और वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यही करना है। ठीक है, हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर, हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस के, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 79 इंटू 2 9 18, 1 2 7 14, 58। यह आपका हो जाएगा 158। ई इंटू ई इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू के इंटू 316 ई स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन में एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, यहाँ से के और के तो बड़े प्यार से कट गया, ई स्क्वायर भी बड़े प्यार से कट गया, ये मेरे हिसाब से ट्वाइस है, सही बोला। एक और चीज़ देखो आप, एम अल्फा एम अल्फा एम अल्फा भी कट गया, आप यहाँ से एम अल्फा कॉमन ले लो,
फिर यहां से काट दो, ठीक है जी। इधर आ गया आपका हाफ वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ अगेन वी नॉट का होल स्क्वायर। इधर करते हैं सिंप्लीफाई, इधर तो आपका सिर्फ 2 इंटू 2 4 बचा हुआ, 1/4। कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हुई है, मिल गई गड़बड़, यहां गड़बड़ हुई है। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी सेकंड पार्ट के अंदर, तो पॉइंट सी पे तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ये मिस्टेक हुई है, यहां पे मिस्टेक हुई है यहां पे, क्योंकि सब जगह वी नॉट कर दोगे तो कट ही जाएगा सारा। हमें पॉइंट सी पे वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। उसने ये बोला है जब आप आर मिन को बेसिकली आर मिन को आप ट्वाइस कर दोगे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? बी पार्ट इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस 2r। तो हमें पता है ए पे क्या वेलोसिटी है, वो वी नॉट है। इनफाइनाइट पोजीशन पे मुझे वेलोसिटी पता है, सी पोजीशन पे वेलोसिटी मेरी वी हो गई, तो यहां वी रखना है, ये चेक कर लेना, वरना सारा ही गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ही नहीं। और इधर हो जाएगा आपका 1/4 वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वी नॉट वाली टर्म एक तरफ कर दो, वी नॉट वाली टर्म एक तरफ कर दो, तो इधर देखो रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, हाफ वी स्क्वायर 1/2 वी नॉट का होल स्क्वायर 1/4 वी नॉट का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा इधर देखो, कंफ्यूज मत होना, इसको उठा के यहां कर दिया, अरे इसको उठा के यहां करोगे तो माइनस में तो होगा, अरे इसको उठा के यहां करो ना भाई। अरे वो नहीं देख रहा सर, आपको आप ही की तरफ देख के बोल रहा हूं 3 बार। इसको उठा के आपने यहां कर दिया, पहले बताओ, तो ये यहां लिख दिया मैंने, इसको यहां लिख दिया, समझ गया सर। ये हो जाएगा आपका 1/2 नहीं होगा, 1/4 होगा। इधर हो जाएगा 1/4, ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा 1/2 वी का स्क्वायर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है जी। लास्ट है जी अब बाबा हमारा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जाएगा उधर, तो ये तो हो जाएगा वी नॉट, और इधर क्या हो जाएगा V2। आंसर आ गया। पॉइंट सी पे क्या वेलोसिटी हो रही है, आंसर आ गया। आपको आया समझ में? अब बोर्ड की तरफ क्यों नहीं देखते समझते वक्त? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट तो हम देख ही नहीं रहे अभी। चलो, अब की बार आपसे बोला गया है क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेस ओनली टू r min by 2। अब की बार वो ये कह रहा है कि वो d पे पहुंच गया है, ऐसी मान लो आप, वो d पे पहुंच गया है। तो जब d पे पहुंचा तो d पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r min, मतलब मिनिमम, मिन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, r min by 2, ठीक है। इस पे आपसे पूछा गया वेलोसिटी क्या है, तो आप देखो पॉइंट डी पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, पॉइंट डी पे काइनेटिक एनर्जी होगी। जरा देखना, जब पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही तो पॉइंट डी पे कैसे हो जाएगी भाई? ठीक है, इधर वही कॉन्सेप्ट है, आपने टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, है ना, यहां से यहां जा रहे हैं। जो कहानी आपने बनानी होती है वो पॉइंट ए से, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनानी होती है। पहले मैंने पॉइंट ए से पॉइंट सी के बारे में बात करी, अब पॉइंट ए से डायरेक्ट पॉइंट डी के बारे में बात करूंगा। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी बताओ? हाँ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी पॉइंट ए पर। पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉइंट ए पे 0 थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पॉइंट ए पर? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर। अब आ जाओ पॉइंट डी पर, टोटल एनर्जी एट पॉइंट डी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी टाटा बाय बाय हो गई। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 0 और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट डी इज इक्वल टू के
Q1 is 2E, Q1 is 2E, Q2 is 79E, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा था 158 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मेन और नीचे आ जाएगा 2, है ना। टोटल एनर्जी यहाँ पे तो ये हो गई, लिख देते हैं। टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, निकालना क्या है मैं भूल गया फिर से, वेलोसिटी मतलब वी नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर। इधर निकालो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी D प्लस पोटेंशियल एनर्जी D, दैट इज 0 प्लस K 158 E स्क्वायर बाय आर मिन बाय 2, ठीक है। फिर हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाफ एम अल्फा वी नॉट का होल स्क्वायर के 158 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर्मिन बाय 2, ठीक है। आर्मिन की वैल्यू बताना एक बारी, आर्मिन इज इक्वल टू के 316 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी नॉट स्क्वायर, उठा के यहाँ पुट कर दो। अभी देख लेते हैं। हाँ तब मिल गई गलती, रुको जरा ठीक कर रहा हूँ। यहाँ नोट नहीं आएगा, चलो करो, सॉल्व करो। वी निकाल लो फटाफट से, जो का ट्रैक काट दो तो सिंपल ही है, वी निकाल लो। कुछ मिस्टेक हुई है यार, देखो ज़रा। मिल गई, यहाँ गया आर्मिन, यहाँ 2 मिस हो गया हमारा। आर्मिन ये पुट करेंगे, ये इधर चला गया, नीचे आपका 2 आएगा, ठीक है, और इधर 2। अब ठीक है, एक 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया, वी नॉट का होल स्क्वायर हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया, वी आपका आ गया √2 वी नॉट। सर वो वहाँ पे 2 नहीं कर सकते? किधर, इधर? नहीं, ठीक है। पहले वाले का आंसर था वी नॉट बाय √2, इसके बाद आया हमारा √2 वी नॉट, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक 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 ठीक।
डी पार्ट करो। डी पार्ट आपका, हाँ करो। डी पार्ट परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट थी। आर मिन पे वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट थी। अब क्या है? अबे ये इसकी वैल्यू बताओ ना, √2v। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? चेंज इन वेलोसिटी इंटू 100, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो सबसे पहले वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो चेंज इन वेलोसिटी दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर दो। पहले ये थी, अब ये हो गई, चेंज मिल गया, इनिशियल ये थी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 √2 इज 1.41। सही बोला? तो ऊपर आ जाएगा आपका 0.41 वी नॉट, इधर आ गया वी नॉट इंटू 100, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, 41%। सही बोला? ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, ये डी पार्ट हो गया, अब डन हो गया। √2 की वैल्यू 1.41 है। ये इधर से 1 आ गया, हाँ, तो माइनस 0.41 नहीं होगी? ये मैंने माइनस ही गलत कर दिया। ज़्यादा वाली वैल्यू तो ये है हमारी, सही बोला आपने, प्लस गलत सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये नहीं पकड़ी सामने, सर मैंने पकड़ लिया। बाकी सारा सही। ज़्यादा हो गई आर √2 वी नॉट, कम है वी नॉट, अब सही है। इसके बाद हेडिंग डालो लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। Limitation of Rutherford's model of an atom. Limitation of Rutherford's model of an atom. ठीक है, रदरफोर्ड ने आपको क्या बोला था? एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लूज करता चला जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो भी छोटा होता चला जाएगा और स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो जब रदरफोर्ड से पूछा कि भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो रदरफोर्ड उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये उसका ड्रॉबैक है। देखो, रदरफोर्ड ने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, रदरफोर्ड ने बता दिया। बट जब उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करी कि ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स क्यों नहीं कर जा रहा, वो पूछा गया।
भाई इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व भी करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपने पाथ को स्पाइरल पाथ में कन्वर्ट कर देगा और धीरे 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 न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा होता तो नहीं है ना, तो जब पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो वो नहीं बता पाया। ठीक है, अगर डायग्राम भाई समझो तो ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये इसके अराउंड रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, सॉरी रिवॉल्व करते 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 ऐसे हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है। तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताओ एक्सप्लेन करो, तो रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिखो उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो according to classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, according to classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, if a charged particle revolves around another charged particle, then it will continuously lose energy, and so path of electron around the nucleus, should be spiral. And eventually electron should collapse into the nucleus. It could not, according to classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, if a charged particle revolves around revolve around another charged particle, then it will continuously lose energy, and so the path of the electron around the nucleus should be spiral, and eventually electron should collapse into the nucleus, so atom would be unstable. है ना, बट ऐसा होता नहीं है। ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। ये इलेक्ट्रॉन आपका एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी आपका चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, देयरफॉर इट विल कॉन्टिन्यूसली लूज एनर्जी। जब वो एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ भी श्रिंक होता चला जाएगा, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज करा है स्पाइरल। ठीक है, तो एक स्पाइरल पाथ कंटिन्यू करेगा और धीरे धीरे करते 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 न्यूक्लियस के अंदर उसको कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट ऐसा तो एक्चुअली में होता नहीं है ना, तो यही ड्रॉबैक है। रदरफोर्ड इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अभी बोहर मॉडल जब पढ़ेंगे तो एक टॉपिक है बड़ा अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है तो आपको समझ में आएगा। लिख लो एक और लिमिटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। It could not explain hydrogen spectrum. It could not explain hydrogen spectrum. It could not explain hydrogen spectrum. ठीक है जी. Write down the next heading. Atomic number and mass number. Write down the next heading. Atomic number and mass number. Rutherford पूरा निपट गया. Rutherford पूरा निपट गया. ठीक है. एटॉमिक नंबर वगैरह देखते हैं अब, और अगर हुआ टाइम तो वो स्टार्ट कर देंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ठीक है जी. एटॉमिक नंबर आप लोगों को क्या हो गया? एटॉमिक नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है. दो डेफिनेशन होती है. एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर होता है. यही पढ़ा था ना आप लोगों ने. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, जिसको आप Z से डिनोट करते हो.
और प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या आप ऐसे बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम? क्या ऐसे डिफाइन कर सकते हो? मैंने आपको क्या बोला, एटॉमिक नंबर की क्या डेफिनेशन है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो क्या प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज आ जाता है? हाँ जी, हम क्या कह रहे थे? आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे थे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटम में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज आएगा? एटॉमिक नंबर बदलता है तो एटॉमिक नंबर भी नहीं बदलेगा। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन सुनो जो अभी आपको बताई मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम। अगर मैं बोलूं, समझना, मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले आपने न्यूट्रल एटम बोला। हाँ, वो मैंने, मुझे याद है, मैं क्या समझा रहा हूं, मुझे पता है अभी। देखो, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, ठीक। और मैंने आपको बोला टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक ना? ठीक है। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। आप इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दो तो ये हो गया Na+, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। क्या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बताए? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है जी। तो एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, एटम में से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक। अब दूसरी डेफिनेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये लिखता हूं बस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक। तो अलग एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताएंगे आप मुझे? 17 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताएंगे आप मुझे? 17 ही है, अभी तो 17 ही है। अब आप क्या करो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और Cl- बना दो। क्या प्रोटॉन में कोई चेंज आया? प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 17 है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए? 18। अब मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर जाऊं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, इसको और अच्छे से कर लो, आयन लिख दो यहां पर। तो भैया जी यहां तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो रहा है और यहां पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 हो जा रहा है, और मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन आपकी गलत है। ये समझ में आ गया? तो क्या मॉडिफिकेशन मुझे करनी पड़ेगी यहां पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अब आया समझ में? ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताना चाहते हो तो आपको न्यूट्रल वर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? अब चलते हैं मास नंबर की तरफ, एक साथ लिखवाऊंगा, समझ लो पहले आप। अब चलते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। मास नंबर क्या बताया मैंने, किसके इक्वल होता है? सम के इक्वल होता है। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसी एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका मास नंबर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल होते हैं? किसी एलिमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक्स यूज करोगे, एटॉमिक नंबर को यहां रखा जाता है, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर को यहां रखा जाता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या, और एटॉमिक मास भी यही लिखा जाता है, एटॉमिक मास भी यही लिखा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मास नंबर और एटॉमिक मास क्या सेम हो सकता है?
अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर बताना। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का आप लोग एटॉमिक मास क्या यूज करते हो, 35.5, है ना। अब आते हैं वापस इधर, मास नंबर तो एक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। किसी में 10 प्रोटॉन होंगे, 11 न्यूट्रॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, जो भी है नंबर आएगा आपका। बेसिकली नंबर ऐसा तो नहीं आएगा ना, मतलब किसी एटम के अंदर आधा प्रोटॉन तो नहीं होगा ना, आधा न्यूट्रॉन तो नहीं होगा ना, यानी कि मास नंबर जो है आपका पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक, पॉइंट समझ में आ गया। बट जो एटॉमिक मास है वो आपका पॉइंट में आ सकता है। तो एटॉमिक मास आपके मास नंबर के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। और कहां नहीं बराबर होगा, जहां पे आइसोटोप्स होंगे। ये जो क्लोरीन 35.5 मैंने लिखा है, कैसे लिखा है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं ना, 35 और 37। अब आप जरा देखो, इस वाले क्लोरीन का मास नंबर भी 35 है, इस वाले क्लोरीन का एटॉमिक मास भी 35 है, इस वाले क्लोरीन का मास नंबर 37 है, और इसी वाले क्लोरीन का एटॉमिक मास भी 37 ही है। बट हम ना तो ये वाले क्लोरीन का एटॉमिक मास यूज करते हैं, ना तो हम ये वाले क्लोरीन का एटॉमिक मास यूज करते हैं। हम कौन सा यूज करते हैं, 35.5 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, एवरेज, क्योंकि हमारे लिए परेशानी है ना भाई। बच्चा तो बोलेगा सर आपने तो दो सिखाए हैं हमारे को, 35 वाला 37 वाला कौन सा यूज करूं। तो आइसोटोप्स के केस के अंदर हम एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज ले लेते थे। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, मास नंबर कैन नॉट बी इन पॉइंट या कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बट एटॉमिक मास आपका पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो एटॉमिक मास मास नंबर के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और 9th क्लास के अंदर आपको सिखाया गया होगा एटॉमिक मास और मास नंबर बराबर ही होते हैं। तो बराबर होते तो इसके हिसाब से तो 35.5 इसके बराबर होना चाहिए। तो आप लोग सोचोगे भाई कौन सा प्रोटॉन आधा आ गया, कौन सा न्यूट्रॉन आधा आ गया, फिर वो ढूंढने बैठोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब तरीके से लिखना, सबसे पहले हेडिंग डालो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, उसमें लिखो आप एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक, एक और डेफिनेशन लिख लो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, दूसरी डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट लाइन से लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, Z मीन्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, सॉरी नेक्स्ट लाइन से लिखो जी फटाफट से, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर बिकॉज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन, because charge on the nucleus depends upon the number of proton, because charge on the nucleus depends upon the number of protons। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से लिखो मास नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटम का चार्ज जो होता है, एटम के न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, एक एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन्स हैं, उनका आप सम कर दो, वो आपका मास नंबर कहलाता है। ठीक है जी, मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनका आप सम कर दो, वो आपका मास नंबर कहलाता है। आगे बढ़ो। it is represented by A, capital A. It is represented by capital A. It is represented by capital A. नेक्स्ट लाइन से लिखो, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल टू एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट लाइन से लिखो, मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, whereas atomic mass is usually not a whole number. Whereas atomic mass is usually not a whole number. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास। कल ही बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो ना के बराबर होता है। ना के बराबर का मतलब काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So mass of any atom, so mass of any atom so mass of any atom is only because of proton and neutron. Mass of any atom is only because of proton and neutron. एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आपका टेस्ट ले लिया ना मैंने चैप्टर 1 का, तो चैप्टर 1 के अंदर एक क्वेश्चन ही दिया था मैंने, मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मास अलग होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, मॉलिक्यूलर मास अलग होता है. मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं यूनिट वाइज समझाने की आपको कोशिश करूं, मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का नॉर्मल मास. नॉर्मल मास मतलब उसके अंदर जो जो प्रेजेंट है उन सभी कंटेंट का मास का सम कर दो, ये मास कहलाता है आपका. जैसे एक एटम का अगर मैं आपसे मास पूछ रहा हूँ या एक मॉलिक्यूल का मैं आपसे मास पूछ रहा हूँ, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई. अगर आपको कैलकुलेट करने दिखाऊं अभी, लेट्स से अगर आप CO2 एग्जांपल ले, थोड़ा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई HCl ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन भी ईजी हो. तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगों से मैं पूछना चाहूँ तो कितने होंगे? एक यहाँ से आ जाएगा और 17 यहाँ से आ जाएगा, 18 हो गए. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम हो गए, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके 18 हो गए. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप लोग निकालने लगोगे तो हम लोग कहाँ फंस जाएंगे? ये तो आइसोटोप है ना, इसका तो एवरेज एटॉमिक मास है 35.5. लेट्स से ऐसी कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं 35 वाला मान लेता हूँ, मान रहा हूँ सिर्फ 35 वाला. तो 35 के हिसाब से अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने बैठोगे तो 35 माइनस 17 आ जाएगा, दैट इज 18. ठीक लिखा? 17 17 34 18. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इधर तो जीरो है. हाइड्रोजन में कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते. हाइड्रोजन का एक यही वाला आइसोटोप ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, बाकी सब में मिलेंगे आपको. तो इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके आ गए 18. ठीक है. तो अगर आपको इस HCl मॉलिक्यूल का मास निकालना है, ये कैलकुलेशन बस आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो 18 इलेक्ट्रॉन का मास ले लो प्लस 18 प्रोटॉन का मास ले लो प्लस 18 न्यूट्रॉन का मास ले लो, सबको सम कर दो तो HCl का मास आ जाएगा. सिर्फ मास वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, मेरी बात को समझो. मैं अपना मास, लेट्स से मैं अपना मास निकालना चाहता हूं, तो मेरे बॉडी के अंदर जो जो कंटेंट प्रेजेंट है सबका मास कर दो, है ना. ऐसे ही निकलेगा ना. तो HCl के अंदर जो जो प्रेजेंट है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन सभी के मास का सम कर दो, वो नॉर्मल मास आ जाएगा जिसकी यूनिट होती है ग्राम. इतना पॉइंट क्लियर हो गया. मॉलिक्यूलर मास की तरफ चलते हैं.
मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, एटम के सॉरी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर दो, वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि एटॉमिक मास इज बेसिकली अ रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। एटम का मास इतना छोटा होता है कि आप एक एटम के मास को कार्बन 12 के एटम के मास से रिलेट करके लिखते हो, जिसे एटॉमिक मास बोला जाता है। तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम तो नहीं होती, AMU होती है, U हो सकती है, ग्राम पर मोल हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया, मास क्लियर हो गया। अब चलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मोल के मॉलिक्यूल के मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। तो आपने ले लिया लेट्स से तराजू, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के ऊपर आपने रख दिया, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे समझाना है आपको। वेइंग मशीन ले लिया, वेइंग मशीन में आपने एक मोल के HCl मॉलिक्यूल रख दिए, तो वेइंग मशीन कोई वैल्यू निकाल के देगा, और वो वैल्यू क्या होगी 36.5, वो हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें से दिया था, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट आपको लिखवाया है वो सिर्फ मास के लिए लिखवाया है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बारीक सा, बड़ा बारीक सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी लिखा है इलेक्ट्रॉन हैज नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो मास ऑफ एनी एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है एडिशन के अंदर। वैसे कायदे से अगर आप एग्जैक्ट मास निकालना चाहते हो किसी एटम का तो इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसिडर करो, रफ कैलकुलेशन करना चाहते हो इग्नोर कर दो इलेक्ट्रॉन को, थोड़ा हमारी सहूलियत हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सर बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ, तो बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं पढ़ने भाई हमें, नहीं लेकिन उनका मास नहीं, तो उनका मास जाएंगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। होते हैं, आप करेक्ट बोल रहे हो, इन्हीं के एटम के अंदर ही होते हैं, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। हमें बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ही ध्यान देना है। आगे देखो, लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है जी, ये लिख लो, एटम को इससे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे एटॉमिक नंबर Z है इसको यहाँ लिखा जाता है, एटॉमिक मास या मास नंबर को यहाँ लिखा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई एग्जांपल हम रखें तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 9, है ना, कार्बन रख लो C6 12, ठीक है। और क्या रखना, आयरन रख लो, आयरन के लिए हो गया आपका 56 और ये हो गया आपका 26, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 21 22 23 24 25 26। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Calculate number of electrons, protons and neutrons in uranium. ये लिख दिया मैंने, यूरेनियम 92 238। Calculate number of electrons, protons and neutrons in uranium 92 238। यूरेनियम का सिंबल U, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा, मास नंबर ऊपर लिख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो आपको सिखाई दिया मैंने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली होते क्या है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। तो जो Z होता है बेसिकली वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हो जाता है, और वो किसके इक्वल है, 29 के इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गया, सॉरी 92, उल्टा लिख दिया 92, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो वो भी बराबर हो गए अभी तो, क्योंकि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अगर कोई स्पीशीज़ होती, चार्ज स्पीशीज़ होती है, लेट्स से कैटाइन या अनाइन, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बदल जाते हैं, ठीक है। अगर आप फाइंड करना चाहते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, मास नंबर में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, है ना, यही तो करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने सीखा था मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें क्या करना है, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मास नंबर इज बेसिकली 238,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 92। बस अब सब्ट्रैक्शन करना है तो 156 आ गया, लो जी 156 खत्म हो गया। तो एक नंबर में आपका क्वेश्चन ही बन सकता है। अरे भाई तुम लोग ना गलती ना कराया करो यार, कुछ मेरे से हो जाती है, कुछ तुमसे हो जाती है। 8 में से 2 गया 6, ये आपका हो गया 12, 10 11 11 क्या 10 11 12 30 नहीं आ रहा 146 भाई यहाँ से। अच्छा सॉरी, ठीक है 13 हो गया ये। 13 में से इधर 4 गया 146। कुछ हमसे हो जाती है, कुछ आपसे हो जाती है। क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सर एक मिनट ये सोच लेते हैं थोड़ा सा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पार्टिकल है, एटम ही है, एटम लिख रहा हूँ। पार्टिकल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन। ये पोर्शन रब कर दूं, राइट पोर्शन। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, पार्टिकल है आपके नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कॉपर एटम है, इधर भी एटम ही है, नाइट्रोजन एटम, कॉपर एटम हो गया आपका, ऑक्सीजन एटम हो गया आपका, सोडियम आयन हो गया। ठीक है, ये मास नंबर कैलकुलेट करना है, इसको भी कैलकुलेट करना है। ये आपका 16 आ गया, इसे कैलकुलेट करना है। इधर ये कैलकुलेट करना है, ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, इसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करना है, इसे भी चारों ही करने हैं। 7 कैलकुलेट 10 7 20 कैलकुलेट 12। और पहला है नाइट्रोजन एटम, कॉपर एटम, सोडियम आयन, पार्टिकल। इधर अरे यार, अंडरस्टूड है ये। अगर मान लो एक सिंपल सी बात है, कोई वर्ड लेता हूँ तब समझाते हैं। ये सही लिखा है मैंने? क्या है ये? इंडिपेंडेंस। अरे ये लो, क्या है? इंडिपेंडेंस ना। अब मैंने यहाँ कर दिया आई, तो आप क्या गलती पकड़ोगे इधर? पहले बताओ, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होगी। आप इधर बताओ पहले क्या पकड़ोगे? इंडिपेंडेंस ना। फिर आप बोलोगे सर ये इंडिपेंडेंस है, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ मैंने डॉट नहीं लगाया, तो ये है तो पार्टिकल ही, सिमिलर मिस्टेक है ना। मेरा पॉइंट नहीं समझेगा। केमिस्ट्री और चोपड़ा वाली होती है भाई, तो क्या चीज़? केमिस्ट्री और चोपड़ा वाली तो तुम्हें सीए जाता है, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, इसको क्यों चोपड़ा क्यों नहीं बोलते? अरे यार, अब ये तो प्रोनाउंसिएशन है। मैं प्रोनाउंसिएशन की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो सेकंड वाला है क्या है? सेकंड वाला क्या है? हाँ जी बोलो। वो कॉपर एटम है वो। पहले नाइट्रोजन एटम, क्या है सर? कॉपर का एटम है। पहले नाइट्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर तो कुछ होगा। फिर कॉपर एटम है, कॉपर, ऑक्सीजन, सोडियम। कॉपर का एटॉमिक नंबर मिस्टेक। मैं जब भी बोला था। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, चलो करो।
एटॉमिक नंबर ठीक है, प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स करो। ये कॉपर नहीं है, कैल्शियम है ये, इसलिए 20 लिखा था यहाँ पर। वो फिर उसके हिसाब से नंबर बदलना पड़ेगा ना मेरे को फिर। कैल्शियम ये सही था। ये मेरी पेन दिखाना एक बारी। लो हो गया। एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन 7, इधर हो जाएगा 11। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर तो बड़ी आसानी से लिख दिए। फिर जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 28, 11। ठीक है जी। जो एटम के केस में जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन केस ऑफ एटम। तो इधर भी 20 आ जाएगा और इधर भी 8 आ जाएगा। सही है ना। अब हमारा बचा मास नंबर। मास नंबर स्टार्ट करते हैं। मास नंबर क्या पड़ा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन भी रह गए हैं, पहले इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं ऑक्सीजन एटम का। 16 - 8, 8। ठीक है, अब ये रह गया बस। तो मास नंबर निकालते हैं नाइट्रोजन एटम का। क्या तरीका बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 14 आ गया। कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 40 आ गया। ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सोडियम आयन, सोडियम आयन का मास नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 23। और सोडियम आयन है ये, तो सोडियम आयन तो बेसिकली Na+ होता है। Na+ में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आया तुमको समझ में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉमा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। Calculate the number of electrons, comma protons and neutrons in the following। इसमें आप ए पार्ट लिखो, सल्फेट आयन। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कितनी देर तक क्लास लोगे? किसने बोला था? आवाज़ आई थी कान में, झूठ बोलते तुम लोग इतना। क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। मेरी ऑफ हो गई है वॉच। 11:15 टाइम है अभी तो बहुत। देखो कैलकुलेट द है, आपकी 12 बजे क्लास है ना, 12:01। लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, अभी तो पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दी फॉलोइंग। ए पार्ट सल्फेट आयन, जिसको SO4 2- बोलते हैं। SO4 2-, नाम भी ज़रूर लिखना उसका। SO4 2-। दूसरा लिखो आप फॉस्फेट, PO4 3-, फॉस्फेट PO4 3-। तीसरा है जी आपका आयरन एटम है। आयरन एटम मतलब Fe आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन आपका आ जाएगा NH4
प्लस, नाम ज़रूर लिखना ठीक है इन आयन के, अमोनियम आयन। और फिफ्थ है जी क्रोमाइल आयन। क्रोमाइल आयन जी आपका हो जाएगा CrO2 2+। क्रोमाइल, क्रोमाइल आयन, अमोनियम आयन, आयरन एटम, फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, थोड़ी हमने बातें कर ली हैं तो 12 बजे छोड़ूंगा। तो बात भी तो करिए, आपका एंजॉयमेंट, मनोरंजन भी तो करा ना। रिफ्रेश हो गए ना, रिफ्रेश हो गए ना, रिफ्रेश हो गए ना। चलो सल्फेट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। सल्फर का एटॉमिक नंबर इज, और मेरे भाई 32 जो बोलना चाह रहे थे ना, आपकी मन की जो बात थी, वो मास नंबर, एटॉमिक मास होता है। 16 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। बट यहाँ तो 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 8 ज़ा 32, 32 प्लस 16। कैलकुलेशन रफ में करते हैं, ऐसे वर्बली करेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ हाँ, 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन्स की जो भी कैलकुलेशन करेंगे रफ में कर लेंगे। हाँ जी, सल्फर से स्टार्ट करते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपका 16 हो गया। ऑक्सीजन का आपका 8 हो गया। 16, 32 कितना आ गया? 48। बट ये भी तो देखो, ऊपर 2 माइनस है। 2 माइनस का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे। तो 48 प्लस 2 50। तो 50 आपके यहाँ पे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन। 48 क्या आ गया? आपके प्रोटॉन। इतना आ गया समझ में, है ना? अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, और थोड़ा ध्यान से करना कैलकुलेशन, क्योंकि ये मैंने आपको इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। बाकी जगह तो सिंपल है। बाकी हाँ, एक ही जगह, सॉरी, एक ही जगह तो सिंपल है। सल्फर, ऑक्सीजन। सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी थी, तो मैंने 16 निकाला इधर, और इधर 4 × 8 करा, ठीक है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो ये मेरा आ गया 50। ठीक है ना? अब प्रोटॉन के बारे में अगर बात करेंगे तो अगेन 16 और 4 × 8, तो टोटल प्रोटॉन कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर? 32, 48 आ जाएंगे। ठीक है ना? प्रोटॉन्स भी आ गए, और अब चाहिए मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए तो मुझे मास नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो सल्फर का मास नंबर इज 32। यहीं से ही कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना बस। सल्फर का मास नंबर इज 32। 32 में से 16 माइनस कर दो, सही है। पहले एक ऑक्सीजन का निकालते हैं। एक ऑक्सीजन का मास नंबर 16 वाला लेते हैं हम, 17 18 नहीं लेते। 16 में से आप 8 माइनस कर दो, कितना आ गया? 8 आ गया। बट यहाँ तो 4 है, तो 4 × 8, तो 4 × 8 32 ही आ गया। 32 प्लस 16 48। समझ आया? फॉस्फेट की तरफ चले, फॉस्फेट की तरफ चले। फॉस्फेट इज फॉस्फोरस। एक तो फॉस्फोरस आ जाएगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा। 4 ऑक्सीजन है और आपका है 3 माइनस। चलो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, जो इसका एटॉमिक न्यूट्रल है, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फॉस्फोरस इज 15, ये भी 15 आ जाएगा, है ना? ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है। बट यहां तो कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 8 × 4, और इधर भी आ जाएगा 8 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 32। सही है ना?
3 माइनस चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो 32 और 3 35 और 15 50, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 50। सही है, चलो इधर देखो 32 और 15, 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा, 47 आ गया। अब चलते हैं न्यूट्रॉन्स की तरफ, ध्यान से समझना। इसका जो मास नंबर ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पे ताकि याद रहे, ठीक है। फास्फोरस का जो मास नंबर होता है 31 होता है, 31 में से आप घटा दो 15, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, 16 में से 8 घटाया 8 आ गया, बट तो यहां तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 8 दैट इज 32, तो 32 + 16 48, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26 56, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26, 56 - 26 30। सही है, सही है, आगे बढ़े। अब चलते हैं अमोनियम की तरफ। हाँ जी, इसके अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर यहां लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर 14 हो गया 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 7 होंगे और इधर 1 होंगे, बट 4 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 4। प्रोटॉन 7 होगा, 1 × 4 होगा, बट यहां पे है प्लस साइन तो माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, तो -1 करोगे आप इधर तो 1 × 4 इज 4, 7 + 4 11, 11 - 1 10, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 11। सही है, अभी देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, 14 - 7 7, और इधर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, 1 - 1 इज 0, तो वहां तो कोई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 7, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रखा मैंने, ठीक, करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम बता दो बारी, 10 मिनट और पढ़ लो, टॉपिक खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक है। और नेक्स्ट क्लास में दैट इज़ ऑन मंडे हम डिस्कस करेंगे, मतलब हम बोहर मॉडल ऑफ एटम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और उस मॉडल को पढ़ने से पहले हमें 2 थ्योरीज पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो बेसिकली हम मंडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी खत्म भी कर देंगे स्टार्ट करके, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे भी आ जाएंगे। चलो, मतलब हमने 1-2 दिन के अंदर काफ़ी चैप्टर खींच दिया है। लिखो आइसोटोप्स डालो, हेडिंग आइसोटोप्स, ये होमवर्क है, ठीक है। क्रोमाइल आयन होमवर्क है आपके लिए, सर्च करके आंसर सॉल्व करके बता देना। अब आप डालो हेडिंग आइसोटोप्स, इसमें लिखो आप एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, having same atomic number, atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass, atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass। ठीक है जी भाई, आपको इतना तो पता होगा ना, अगर आप एक एलिमेंट के बारे में बात करो तो एलिमेंट किन से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, ये बात तो आपको पता है, 9th में पढ़ी होगी आप लोगों ने। यानी कि अगर आप एक एलिमेंट पिक कर लेते हो तो उधर करोड़ों एटम्स होंगे, तो क्या वो करोड़ों के करोड़ों एटम सेम हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आइसोटोप जैसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। आइसोटोप क्या बोलता है, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे अगर आप आयरन एलिमेंट नहीं, आप ऑक्सीजन एलिमेंट लो, अगर आप ऑक्सीजन एलिमेंट पिक कर लेते हो तो ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट पिक कर सकते हो तो हाइड्रोजन के वहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सेम हो, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा बट एटॉमिक मास आपका बदल सकता है, ठीक है जी। तो एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। तो एग्जांपल लिख लो आप,
हाइड्रोजन लिख लो एग्जाम्पल, इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 3 इजीली याद हो जाएंगे ना 1 2 3 बस। कार्बन का लिखोगे तो 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। 12 13 14 हो गया ना याद आसानी से, 12 13 14 1 2 3। ऑक्सीजन ले लो आप, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 18, इजीली याद हो जाएंगे। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में एज अ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मतलब हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट भी करा था, ठीक है। आगे बढ़ो, डालो हेडिंग नेक्स्ट, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इसमें लिख लो आप, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी। नहीं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम आइसोटोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे पोटेशियम ले लो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम पिक कर लो एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक मास आपका 39, इसका आपका आ जाएगा 40, 39 माइनस 19 इज 20, 40 माइनस 20 इज अगेन 20, तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये जो आपका पेयर है आइसोटोन्स कहलाएगा। ये वाला तो आपका आइसोटोप्स कहला रहा है, ठीक है, और ये वाला आपका आइसोटोन्स कहला रहा है। नेक्स्ट लिखो, छोटी छोटी डेफिनेशन है बस। नेक्स्ट लिखो आइसोबार्स। नेक्स्ट लिखो आइसोबार्स, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट having same atomic mass, atoms of the different element, atoms of the different element having same atomic mass and different atomic number, atoms of the different element having same atomic mass but different atomic number। अब जाहिर सी बात है ना, आप दो एलिमेंट पिक करोगे, दो डिफरेंट एलिमेंट अगर आप पिक करते हो तो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर तो बदलने ही बदलने हैं। मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लो तो जाहिर सी बात है उनके एटॉमिक नंबर बदलना ही बदलना है, एटॉमिक मास सेम हो सकता है, उसे बोलते हैं आइसोबार्स। तो एग्जांपल हो जाएगा आपका आर्गन और कैल्शियम ले लो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, देखो एटॉमिक मास आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 40 लिख लो इधर और इधर 40 लिख लो, देखो एटॉमिक मास आपका सेम हो गया, ये आपका हो गया आइसोबार्स। लास्ट लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एग्जाम्पल उतारने के बाद। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्पीशीज वर्ड यूज कर रहा हूं तो स्पीशीज कैन बी एटम, स्पीशीज कैन बी आयन, पॉलीएटॉमिक आयन भी हो सकता है, मोनोटॉमिक आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, सब मतलब सब कवर हो गया स्पीशीज के अंदर, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी, फिर मैं आपको ब्रेक देके फिर दोबारा पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, F माइनस, फिर नियॉन Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ज़रा इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। देखो
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, बट यहाँ पे तो 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे होंगे, तो 7 + 3 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, 8 + 2 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, 10। नियॉन वैसे ही 10 होता है, नियॉन वैसे ही 10 होता है। Na+, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, मतलब 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, 10। ये सभी के सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। एटॉमिक नंबर इसका 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उतारो। तो ये जो आप लोगों ने अभी अभी देखा है, आइसोटोप्स देख लिया आपने, आइसोटोप्स पढ़ा अभी जस्ट, आइसोटोन्स पढ़ा, फिर आइसोबार्स पढ़ा आपने, फिर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनको आप लोग बोलोगे आइसो सीरीज, ठीक है। ये बेसिकली आइसो सीरीज होती है। इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, ठीक है जी। तो हमने जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बहुत अच्छे से कवर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ेंगे। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ना है, बट बोहर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए 2 थ्योरीज हमें पहले पढ़नी है। एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दूसरे का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्रीफली समझ लो बस। बोहर मॉडल को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, 2 थ्योरीज पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ब्रीफ में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलता है, लाइट का वेव नेचर होता है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो इन नटशेल लाइट को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मतलब लाइट के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। डन। फिर हम बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आ जाएगा, जो लास्ट मॉडल है। उसको पढ़ने से पहले भी 2 थ्योरीज पढ़नी है। एक है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ नहीं निकाल सकते, एक को निकालोगे दूसरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वाइस वर्सा। और एक पढ़नी है हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो बोलता है मैटर का भी वेव नेचर होता है, मतलब हमारा भी वेव नेचर होता है, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे, फिर क्वांटम नंबर, नोट्स, फिर चैप्टर खत्म, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।